गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 14 मई। 14 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चुस्की अदा चैनल में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, जितना जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि आपका एक शेयर और आपका एक सब्सक्राइबर हम लोगों को मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ गाइस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसकी कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। और आप ना मॉर्निंग में उठने से पहले एक टारगेट सेट कर लिया करें सारा दिन का, कि आज मुझे पूरे दिन में ये अचीव करना है। ओनली 4 आवर्स पढ़ने हैं, 5 आवर्स, जितना आपके पास टाइम है कॉन्सेंट्रेशन से पढ़िए। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करते चलें। क्वेश्चन के बारे में बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज है 14 मई। 14 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो बताइए। पहले आप सोचिए, फिर मैं बताता हूँ। 7 साल तो हो नहीं सकता इसका, 10 साल भी नहीं हो सकता। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट जल्दी। 3 साल भी नहीं हो सकता। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। काफ़ी बच्चों का ऑप्शन डी सही आ रहा है, 5 साल। तो 5 साल। अब इसके बारे में देखो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी, अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को की गई थी। यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। मतलब कि जो ये योजना अटल पेंशन योजना पहले होती क्या है ये जान लेते हैं। अटल पेंशन योजना ये एक ऐसी योजना है जो क्या होता है कि जैसे हम लोग कमाते हैं, ये सैलरी जो हम लोग मिलती है, तो हम किसी न चीज़ पे निवेश करते हैं। तो उस पे जो अटल पे निवेश किया, ठीक है, जब हम लोग रिटायरमेंट हुए तो वो पेंशन के तौर पे हमको मिलती है, ठीक है, वही अटल पेंशन योजना होती है। तो इसकी श्रमिकों मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं उन पर केंद्रित। अटल पेंशन योजना में शामिल होने की जो न्यूनतम छूट, मतलब कब शामिल हो सकते हो आप, तो वो है 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक निर्धारित की गई है इस योजना के तहत। मतलब अटल पेंशन योजना के तहत अब तक 2.23 करोड़ श्रमिकों को पेंशन के दायरे में लाया जा चुका है। मतलब किसानों जो मजदूर हैं, ठीक है, उनको लाया जा चुका है। भारत की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या चुनौती के समाधान के लिए अभी भी प्रासंगिक है। तो आई होप समझ में आ चुका होगा। आप क्वेश्चन पूछ लेगा इसी में कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 9 मई 2015 को हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या होता है वो बता ही चुका हूँ मैं। तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनज़र गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कितने तारीख तक बढ़ा दी गई है? तो बताइए जिसे मालूम हो, जल्दी जल्दी प्लीज़ गाइस कमेंट। 30 जून गलत। कुछ लोगों का 30 जून ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोगों का 20। ए नंबर वाले गलत है। सी 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 नंबर वाले भी गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी। तो बी सही होगा। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। 15 जून 2020। तो इससे पूर्व वर्ष 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो थी 30 अप्रैल 2020 थी। तो 2019 में जो नामांकन मिलता था तो वो 30 अप्रैल 2020 में। तो ये क्यों दिया जाता था, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से लाए गए सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक में जो परिवर्तन होते थे, ठीक है, उनके लिए प्रदान किया जाता था। हाँ जी, देखो कमेंट आया अभी कि जो मतलब समाज में परिवर्तन होते थे उनके लिए किया जाता था। प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार के साथ 1 करोड़ रुपए की राशि, ठीक है, और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान की जाती थी। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा का पत्र प्रदान किया था। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस वर्ष की शुरुआत जो हुई थी इस पुरस्कार की, तो 1995 में हुई थी। तब से प्रदान किया जा रहा है, नहीं 1998, नहीं 1995। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किस राज्य सरकारों ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो गाइस प्लीज कमेंट करो। ऑप्शन ए, किसका किसका ऑप्शन ए सही है? ऑप्शन ए नहीं सही है, गलत है। ऑप्शन बी भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कर्नाटक। अब कर्नाटक, तो इसके बारे में, कर्नाटक में है बेंगलुरु सिटी, ठीक है। बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में, मतलब श्वसन फेफड़ों के स्वास्थ्य के बारे में, श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। ये गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी है SARIE के कारण देश भर में कई मौतें हुई हैं, ठीक है। क्या होता है श्वसन, मतलब फेफड़ों की प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके कारण देश भर में कई मौतें हुई हैं। विशेष रूप से अभी भी जो कोविड-19 आ रहा है, इसी की वजह से प्रॉब्लम बोलते हैं कि मतलब जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से जान जाती है। तो विशेष रूप से कोविड-19 के कारण हाइपोक्सिया होता है। गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के कारण देश भर में कई मौतें हुई हैं, ठीक है, विशेष रूप से कोविड-19 के कारण। बता चुके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो अब समझ में आ गया होगा कि अब इसी का कि अब कोविड-19 से कौन सी बीमारी होती, हाइपोक्सिया। ये क्वेश्चन आप भी नहीं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी देने जाओगे, ये तो मतलब कोविड-19 तो हम लोगों के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट हो ही गया, कोई सा भी ईयर है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। निम्न में से किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? मध्य एशिया, देखो गाइस, एशिया क्या होता है, पहले आप लोग ये देखना फिर कमेंट करना, ठीक है। कुछ गाइस के कमेंट आ रहे हैं एशियाई कंट्री है सिर्फ, कौन कौन सी एशियाई कंट्री होती हैं ये बताइए पहले आप, ठीक है। ओके, देखिएगा, लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा, फिर मैं बताऊंगा कल। ओके, निम्न में से किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो बताइए बताइए जल्दी प्लीज कमेंट। दिल्ली हवाई अड्डा, गलत बोल रहे हो आप लोग। किसका ऑप्शन नंबर बी सही है? गलत गलत गलत। ऑप्शन सी भी नहीं है। अभी कर्नाटक की बात की गई थी, तो कर्नाटक में इसका ऑप्शन नंबर 4 का ए, बेंगलुरु हवाई अड्डा। अब बेंगलोर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। बेंगलोर के केपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ग्राहक की पसंद पर भारत और मध्य एशिया सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। तो ये ग्राहक की मांग पर चुना गया, ठीक है, पसंद पर। केपागोड़ा, बंगलौर में एक जगह है केपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है वो, ठीक है, चुना गया है। 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में 4 साल में 3 बार बेंगलोर हवाई अड्डे को यह सम्मान मिल चुका है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि कितने बार एयरपोर्ट अवार्ड्स में 4 साल बार बेंगलोर हवाई अड्डे को यह सम्मान मिल चुका है। तो 4 साल में 3 बार, 4 साल में 3 बार, 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में 4 साल में 3 बार, ठीक है। बेंगलोर हवाई अड्डे का परिचालन बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड करती है, ठीक है। बेंगलोर हवाई अड्डे का परिचालन बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड करती है। इस सर्वेक्षण में 550 से अधिक हवाई अड्डे हैं। पर कितने हवाई अड्डे हैं अगर जो पूछ लिया जाए इस सर्वेक्षण में, तो 550 से अधिक हवाई अड्डे हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई में किस तारीख तक चलेगा? वंदे भारत अभियान क्या है गाइस, प्लीज कमेंट। 30 जून, 16 मई में किस तारीख तक चलेगा?
16 मई से चालू हो रहा है, तो अब देखो 16 मई से चालू हो रहा है तो ज़्यादा दिन तक तो चलेगा नहीं। 18 मई, नहीं 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 नहीं, गलत है गलत है। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, 22 मई तक चलेगा। तो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते देश भर, देश से बाहर, मतलब जो कोरोना वायरस है एक बीमारी के चलते देश बाहर विदेशों में फंसे भारतीयों को, विदेशों में जो अपने भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, ठीक है, को वंदे मातरम मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है। वंदे मातरम मिशन है जो, उसके तहत वापस लाया जा रहा है। इस मिशन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलेगा। इसके तहत 31 देशों में, मतलब ये दूसरा चरण जो चलेगा 16 मई से 22 मई तक, इसके तहत 31 देशों में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा। ठीक है, इस दौरान 149 उड़ानों का संचालन किया जा सकता है। अब बताओ पहला चरण कब हुआ था, किसे किसे मालूम है? मैं पहले बता भी चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपज में आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? गाइस अभी कुछ दिन के बाद, अब तो कोरोना चल रहा है, कोरोना में पीएम मोदी के कुछ लेक्चर हम लोग तो बड़े गौर से सुनते हैं। तो बता, जो अभी घोषणा की है कितने की है? हाँ हाँ, देखो कुछ लोगों का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, 20 लाख करोड़। वेरी गुड। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह क्या है, एक आर्थिक पैकेज है, आत्मनिर्भर अभियान है। क्या सही है? आप बताओ कि मतलब मोदी जी ने बोला कि ये आत्मनिर्भर, हम भारत को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहते हैं, क्या ये सही है? बना पाएंगे वो? आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। इसमें क्या होगा, 20 लाख करोड़ रुपए का दे पैकेज है। भारत की जीडीपी करीब 10% का हिस्सा है, भारत की जीडीपी का ये 10% हिस्सा कहा जा रहा है। ठीक है, इसके जरिए देश के विभिन्न वर्गों और आर्थिक कड़ियों से जोड़ने को बल मिलेगा। देश के मतलब जो अन वर्ग हैं और उनकी आर्थिक कड़ियों, जो मतलब गरीबी से जूझ रहे हैं, बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको जोड़ने का मौका मिलेगा। ये क्या होगा, 4 साल के लिए मिलेगा। ठीक है, 1 साल तो इसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा, फिर दूसरे साल से ब्याज लगेगा। 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में आ गया जिसने जीडीपी का बड़ा हिस्सा दिया है। तो भारत जीडीपी का इतना 10% देने वाला चौथी कंट्री बन चुका है। ठीक है, सॉरी गाइस। तो अब क्वेश्चन नंबर 7वां है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता को बढ़ाकर कितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हुई है? तो पहले तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये बढ़ा के कर दी गई है 2 लाख। ना ना ना, गलत बोल रहे हो भाई, 2 लाख हो जाएगी तो अभी 2 दिन में पूरे केस सामने आ जाएंगे। कहाँ? तो 1 लाख कर दी गई। अब 1 लाख कर दी गई है तो देखिएगा इसके बारे में, इसका ऑप्शन 7 का ए सही होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जांच करने की क्षमता बढ़कर प्रतिदिन 1 लाख हो गई। कितनी? प्रतिदिन 1 लाख, मतलब 1 लाख जांचें होंगी, प्रतिदिन होंगी। ठीक है, इसमें 347 सरकारी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 347 सरकारी और 137 निजी प्रयोगशाला शामिल होंगी। 347 जो होंगी गवर्नमेंट की, तो वो तो ठीक है भाई, गरीब तबके के लोग करवा पाएंगे। लेकिन जो 137 निजी प्रयोगशालाएं होंगी उसमें बहुत काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि जो हम लोग वैसे भी अस्पताल में जाते हैं कुछ भी, तो वो उनके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। अब तो इनकी प्रयोगशालाएं खोल दी हैं निजी, तब तो उनके गरीब बेचारा तो इसी में पिस जाएगा। तो अब बताओ इसमें सरकार को क्या करना चाहिए? आप लोग भी नागरिक हैं। उन्होंने कहा है
केंद्र और राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों की सरकारें एक साथ मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रही हैं। तो जो भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब सरकारें मिलकर क्या कर रही हैं? कोरोना वायरस का मुकाबला कर रही। और इसमें हम आश्वस्त हैं कि कोविड-19 के कारण उपजी किसी भी परिस्थिति को से मुकाबला करने में सक्षम है। देखो अब इसमें क्या है कि विपक्ष को भी ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए, हो सके तो हम लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ताकि जो मतलब कोरोना वायरस के कारण जो परिस्थिति पैदा हो रही है, ठीक है, उससे क्या मदद मिल सके। ओके गाइज। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताइए, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें अभी तक लोकतंत्र शासन प्रणाली सही से लागू नहीं होती थी? मतलब कि अगर जो पूरे केंद्र में एक नियम बना है तो वो वहाँ नहीं लागू होगा। हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता, कुछ नियम लागू होते थे। बताइए कौन सा है? ठीक है, इसके बारे में देखिएगा, फिर मैं बताऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है? अब देखो, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि किसी भी कंट्री का नाम हम लोगों के लिए फेमस होना, मतलब हमारी कंट्री में कोई ऐसी महान विभूत हो गए हो जो इजराइल अदर कंट्री में, ठीक है, मैंने ऑप्शन बता दिया, सॉरी, अदर कंट्री में फेमस हो जाए, उसकी नाम से रास्ते बनने लगे। जैसे मोदी जी के नाम से अमेरिका में कुछ सड़क वगैरह लॉन्च कर दी जाए या नाम रख दिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका बता चुका हूँ मैं, इजराइल, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वें जन्म जयंती के मौके पर अपनी एक सड़क को उनका नाम दिया है। उन नाम टैगोर के 159वें जयंती के मौके पर उन्हें सम्मान देने के तौर पर इजराइल ने ऐसा किया, मतलब उन्हें एक सम्मान देने, बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। अब इसके बारे में आप बैठ कर सोचिएगा, यार अच्छा किया है गलत किया है। सम्मान देने के तौर पर इजराइल ने ऐसा किया। विश्वविद्यालय कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ठीक है। ये क्या है? विश्वविद्यालय कवि हैं, साहित्यकार भी हैं। ये पेपर में पूछता ज़रूर है भाई, नोट करके माइंड में क्लिक कर लेना। विश्वविद्यालय कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है। अभी बताता हूँ आगे आपको। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। एशिया मतलब पूरे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिसकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। वे एक ऐसे कवि हैं जिसकी दो रचनाएं हैं जो राष्ट्रगान बनी है। एक है भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार, बांग्ला गुरुदेव की ही रचना है। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होता है। तो ये देखो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट होता ही है, श्योर हो आप लोग जो करता है। और ये दैनिक ज्ञान मतलब बढ़ाने के लिए, डिबेट करने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशनल मिले और मैं और अच्छी अच्छी क्लासें लाऊं। मैं हिस्ट्री की क्लास एनसीईआरटी की कुछ दिन बाद स्टार्ट करने जा रहा हूँ गाइस, प्लीज़ हेल्प मी। तो ये वही क्वेश्चन आ गया। मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो अब ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मनमीत सिंह वालिया 58 साल की उम्र में निधन हो गया। हाँ हाँ, कुछ गाइस के मैसेज आ रहे हैं, क्रिकेट से तो थे नहीं, क्रिकेट में ऐसा कोई है ही नहीं है। फुटबॉल, हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, टेबल टेनिस। वे पिछले लगभग 2 सालों से MALS एम्योट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से पीड़ित थे। ये क्या है? इन बीमारियों से मांसपेशियां जो होती हैं क्या होती हैं? कमज़ोर हो जाती है और शरीर की मूवमेंट
पर असर पड़ता है। मनमीत सिंह 58 साल के थे। मनमीत सिंह हर साल 1980 के दशक में सबसे शानदार खिलाड़ियों में एक थे, 1980 के दशक में। और हर साल 1989 9189, ठीक है, 1989 में हैदराबाद में पुरुष एकल फाइनल में एस श्रीराम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप बने थे। ठीक है, वे साल 1981 में लगातार 4 साल राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे लेकिन खिताब न जीत पाए। तो लगातार 4 साल तक फाइनल में पहुंचे हैं, ठीक है, लेकिन खिताब न जीत पाए हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRI में सचिव पद का कार्यभार निम्न में से किसने संभाला है? नहीं, किसका? ऑप्शन नंबर बी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल 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 गलत है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इंदु शेखर चतुर्वेदी। इंदु शेखर चतुर्वेदी ने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRI में सचिव का पदभार संभाला है। चतुर्वेदी हैं जो वे झारखंड कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी होते हैं। ये मतलब IAS अधिकारी देखो कभी कभी काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, उन्होंने आनंद कुमार का स्थान लिया। आनंद कुमार कौन थे? आनंद कुमार को जो स्थान अब मिला है, संस्कृति मंत्रालय में सचिव बनाए गए। MNRI सचिव बनने के पहले इंदु शेखर चतुर्वेदी झारखंड सरकार के जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यावरण और वन मंत्रालय के मुख्य सचिव थे और अतिरिक्त सचिव थे। वह झारखंड सरकार और केंद्र सरकार विभिन्न पदों पर काम कर चुके थे। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें।